नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीएड तृतीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन करें। विश्व इतिहास के तहत बात की जाए तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। जर्मनी के एकीकरण के तहत अगर बात की जाए तो वहाँ के शासक विलियम प्रथम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमने जाना। उसके पश्चात बिस्मार्क के उदय के बारे में हमने पिछली क्लास में जाना। तो आज हम जर्मनी के एकीकरण के जो बात की जाए क्रम में निरंतर जो अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम जानेंगे कि किस तरीके से बिस्मार्क के साथ जो विदेशों के साथ क्या किए जाते हैं, संबंध स्थापित किए जाते हैं और किस तरीके से जो बिस्मार्क के द्वारा जो रक्त और लोहे की नीति अपनाई जाती है। अगर भारतीय इतिहास में बात की जाए तो सल्तनत का पुनर्गठन कौन से शासक के द्वारा रक्त और लोहे की नीति को अपनाते हुए किया गया था, तो बलबन का नाम इसमें आता है। अगर बात की जाए सल्तनत कालीन शासक के बारे में जो गुलाम वंश से संबंधित है, बलबन के द्वारा भी रक्त और लोहे की नीति को अपनाते हुए जो क्या किया जाता है, सल्तनत का पुनर्गठन किया जाता है। उसी तरीके से आज अगर बात की जाए तो बिस्मार्क के द्वारा जो जर्मनी के एकीकरण के तहत किस तरीके से रक्त और लोहे की नीति अपनाते हुए जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया जाता है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास के तहत भी पढ़ा था कि किस तरीके से हमने देखा जो प्रशा का चांसलर कौन बनता है, बिस्मार्क बनता है। विलियम प्रथम के द्वारा उस समय जो नियुक्त कहाँ था, जो अगर बात की जाए बिस्मार्क के जो प्रशा की तरफ से जो राजदूत बनकर कहाँ फ्रांस में नियुक्त था, जो उसी दौरान जो नेपोलियन द्वितीय वहाँ का कौन होता है, शासक होता है, जिसके तहत अगर बात की जाए तो नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक होता है। तो ये जो बिस्मार्क के द्वारा हमने देखा कई जगह जो पहले दूत के रूप में कार्य किया जाता है, प्रशा के राजदूत के रूप में, तो उसी दौरान जो फ्रांस से बुलाकर और प्रशा का जो चांसलर किसे नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री जो बिस्मार्क को किया जाता है। और उसके पश्चात बिस्मार्क के द्वारा जो जर्मनी के एकीकरण के लिए किस तरीके से कार्य किया जाता है, उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। तो प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम के द्वारा अगर बात की जाए तो 22 सितंबर 1862 ईस्वी में जो इसे चांसलर नियुक्त कर दिया जाता है। चांसलर किन परिस्थितियों में नियुक्त किया जाता है, जिन परिस्थितियों में जो विलियम प्रथम अपनी सेना को बढ़ाना चाहता था और जर्मनी के एकीकरण के दौरान उसके द्वारा ये कहा गया था स्पष्टतः कि इसका एकीकरण जो सैन्य शक्ति के बल पर ही संभव है। ये मानना था विलियम प्रथम का भी कि सैन्य शक्ति के बगैर जो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं, क्योंकि जर्मनी के क्षेत्र में जो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप है और अगर जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया जाएगा तो इससे युद्ध संभव है, किसी ऑस्ट्रिया से युद्ध होना संभव है। उन परिस्थितियों में बात की जाए तो प्रशा की सैन्य शक्ति क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। इसी दौरान जो निम्न सदन के तहत अगर बात की जाए संसद और इसके बीच में क्या जो वहाँ प्रशा के शासक विलियम प्रथम के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। तो उसी दौरान उसके एक अन्य सेनापति के द्वारा जो विलियम प्रथम का सेनापति उसके द्वारा ये परामर्श दिया जाता है कि तुम इसके लिए जो क्या करो कि बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बना लो, चांसलर बना लो। वह आदमी इसके लिए बहुत ही जो पर्याप्त है और इस समस्या का समाधान करने का। जैसे ही उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो उसके द्वारा यही बात कही जाती है पहले कि मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा लेकिन संसद के साथ इस संघर्ष में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात बिस्मार्क के द्वारा कही जाती है विलियम प्रथम के बारे में कि मैं विलियम प्रथम के साथ रहूंगा चाहे मुझे नष्ट भी होना पड़े, और जो ये संसद के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा। और यही होता है जब बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। बिस्मार्क भी इस नीति का समर्थक था कि सैन्य शक्ति के आधार पर क्या किया जाना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण किया जाना चाहिए। अगर इसके बल पे इसे का भी मानना था, बिस्मार्क का भी मानना था कि ऑस्ट्रिया को जो जर्मनी के क्षेत्र से सैन्य शक्ति के बल के आधार पर खदेड़ा जा सकता है और उसके हस्तक्षेप को समाप्त करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। अब इसके लिए इसका मानना था कि सेना का पुनर्गठन होना जरूरी है और सेना में जो संख्या बढ़ानी जरूरी है और इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और पैसों के लिए जो विवाद इनके मध्य पहले से हो रखा था प्रशा के सम्राट विलियम प्रथम और संसद के, संसद का जो निम्न सदन था, संसद के दो सदन है, एक तो निम्न और उच्च। अब निम्न सदन में उदारवादियों का समर्थन था और उदारवादियों के द्वारा जो इसके द्वारा जो बजट मांगा जाता, पैसा मांगा जाता विलियम प्रथम के द्वारा कि लाओ भाई पैसा दो, हम क्या करते हैं जो सेना को सैन्य शक्ति को अपनी को बढ़ाते हैं, तो उनके द्वारा मना कर दिया जाता है। इसी बात को लेकर विवाद होता है। तो अब इस बात का समाधान किसके द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा कैसे निकाला जाता है,
उसके द्वारा बजट पास करवा लिया जाता है उच्च सदन से। उच्च सदन, हालांकि ये होता तो असंवैधानिक है कि निम्न सदन से भी बजट पास होना जरूरी होता है, लेकिन उसके द्वारा जो राष्ट्रहित का हवाला देते हुए जो क्या कर लिया जाता है, उच्च सदन से बजट पास करवा लिया जाता है। और उसके आधार पर उन्हीं पैसों से क्या शुरू कर दिया, सेना का पुनर्गठन शुरू कर दिया जाए। और अंत तक उसके द्वारा जो यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सेना बिस्मार्क के द्वारा जो बना दी जाती है प्रशा की सेना को। अब जर्मनी के एकीकरण में जो सेना का ही मुख्य जो रोल हमें देखने को मिलेगा अगर बात की जाए प्रशा की सेना। अब ये उस दौरान जो विरोध होता है, उसी दौरान जो संसद और विलियम प्रथम के मध्य जो विरोध होता है, उसी दौरान ये कहा जाता है बिस्मार्क के द्वारा अपनी रक्त और लोहे की नीति की व्याख्या करते हुए उसके द्वारा कहा जाता है, हमारे समय की महान बिस्मार्क का जो स्टेटमेंट है, वक्तव्य अगर बात की जाए, हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोहे के द्वारा ही सुलझाई जा सकती है। ये बिस्मार्क के द्वारा कहा गया था साफ साफ कि हमारे समय की जो जितनी ये समस्याएं, महान समस्या कौन सी थी, जर्मनी का एकीकरण और जर्मनी में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और प्रशा में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। अब इन समस्याओं का समाधान, इसका मानना था कि ये भाषणों से कतई नहीं होगा, भाषण बाजी कर लो, चाहे तुम प्रस्ताव ले आओ किसी तरह के, इनसे नहीं होना। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ रक्त और लोहे के द्वारा ही जो संभव है, रक्त और लोहे के द्वारा ही सुलझ सकती ऐसी समस्याएं जो रक्त और लोहे, रक्त या लोहे यानी युद्ध के द्वारा ही इन समस्याओं का समाधान होगा और युद्ध के द्वारा ही जो निर्णय होगा, ये इसका बिस्मार्क का मानना था। और विलियम प्रथम भी इस बात का क्या था, समर्थक था। और उसी दौरान बिस्मार्क के द्वारा क्या उस सदन से जो धनराशि प्राप्त कर ली जाती है, बजट को पास, सैन्य बजट को पास करवा लिया जाता है और उसके आधार पर जो क्या कर लिया जाता है, उसके द्वारा धनराशि एकत्रित करके जो सेना का पुनर्गठन कर लिया जाता है। और स्वयं को वो कहता है कि मैं तुम्हारे संसद के प्रति किसी तरह का क्या है उत्तरदायी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ सम्राट के प्रति, शासक के प्रति उत्तरदायी, ये बात उसके द्वारा कही जाती है। और प्रशा की सेना को यूरोप की सर्वश्रेष्ठ सेना बना दी। अब उसका मानना था कि ऑस्ट्रिया से तो झड़प होनी, लड़ाई तो मुझे संभव है, तो उसी दौरान सेना को जो पूर्ण रूप से इसके द्वारा सशक्त बना लिया जाता है। अब सेना को सशक्त बनाने के साथ साथ उसके द्वारा क्या किया जाता है कि अगर ऑस्ट्रिया से प्रशा का युद्ध हो तो उस दौरान ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध लड़ने वाले देश नहीं होने चाहिए, उनको ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाए। जो ऑस्ट्रिया की तरफ से अगर ये देश युद्ध में कूद गए तो प्रशा की पराजय हो जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसके मित्रों को इससे दूर कर दिया जाए और इसका जो बात की जाए, ऑस्ट्रिया का कोई मित्र नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको मित्रविहीन करने का प्रयास करते हुए जो बात की जाए, बिस्मार्क के द्वारा इटली के साथ मित्रता कर ली जाती है, फ्रांस के साथ मित्रता कर ली जाती है और रूस के साथ मित्रता कर ली जाती है। और इन देशों के साथ मित्रता करते हुए अपनी स्थिति को क्या कर लिया जाता है, सुदृढ़ कर लिया जाता है। अब उसके द्वारा बात की जाए, रूस के साथ समझौता कर लिया। हालांकि जब उसी दौरान हमने बात की थी कि रूस में प्रशा के राजदूत के रूप में भी जो इसको नियुक्त किया गया था बिस्मार्क को, उसी दौरान उसके द्वारा जो यहाँ व्यक्तिगत मित्रता जो बात की जाए, वहाँ का शासक है जो अलेक्जेंडर उसके साथ जो बिस्मार्क के द्वारा कर ली जाती है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है अगर बात की जाए रूस के सम्राट। और उसी दौरान जब रूस में बात की जाए, रूस क्रीमिया युद्ध के दौरान जब क्रीमिया युद्ध होता है बाल्कन प्रदेशों को लेकर, तुर्की और रूस के बीच में होता है, 1853 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। उसी दौरान क्या किया जाता है, प्रशा के द्वारा जो तटस्थ रहते हुए रूस का समर्थन किया जाता है। वह जो रशिया की, हालांकि प्रशा की जनता के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई कि ये क्या जो रूस के विरुद्ध हमें लड़ना चाहिए, तो उसी दौरान यूरोप के अन्य देशों की बात की जाए तो ब्रिटेन है, ये जो किसके समर्थन में, तुर्की के समर्थन में यहाँ, लेकिन प्रशा क्या रहता है, तटस्थ रहते हैं उसके द्वारा जो क्या कर लिया जाता है, रूस का विश्वास हासिल कर लिया जाता है और उसकी मित्रता हासिल कर ली जाती है। और उसी दौरान उस समय से पश्चात जो पोल विद्रोह होता है, बात की जाए पोलैंड में 1863 ईस्वी में जो पोलैंड में जो रूस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है, उन परिस्थितियों में भी जो यहाँ पे बात की जाए तो बिस्मार्क के द्वारा जो पोलैंड का साथ नहीं दिया जाता है। बिस्मार्क अगर उसमें बात की जाए, प्रशा की जनता भी ये चाहती थी कि पोलैंड विद्रोह के दौरान जो पोल वासियों का, जो पोलैंड का समर्थन कौन करे, प्रशा करे, लेकिन यहाँ जो
निकट भविष्य को देखते हुए उसके द्वारा बिस्मार्क के द्वारा फैसला लिया जाता है और उसके द्वारा जो तटस्थता की भूमिका निभाई जाती है और पोलैंड का प्रतिरोध किया जाता है और उसका समर्थन किया जाता है तटस्थ रहते हुए। तो उसी दौरान जो इनके संबंध क्या हो जाते हैं, प्रगाढ़ हो जाते हैं। हालांकि बात की जाए तो प्रसा के संसद के द्वारा भी इसका विरोध किया था। तो उस वक्त बिस्मार्क के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि किसी देश के साथ युद्ध और संधि का अधिकार सिर्फ किसके पास है, सम्राट के पास है, न कि संसद के पास। ये कहते हुए जो रूस के साथ उसके द्वारा अच्छे संबंध स्थापित कर लिए जाते हैं। यानी निकट भविष्य में ऑस्ट्रिया और प्रसा में अगर युद्ध होता है तो उन परिस्थितियों में रूस किसकी तरफ नहीं होना चाहिए, ऑस्ट्रिया की तरफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो बात की जाए रूस के साथ जो रूस को अपना मित्र बना लिया जाता है। उसके अलावा जो बात की जाए फ्रांस को भी अपना मित्र बना लिया जाए। फ्रांस के साथ जो बिस्मार्क के द्वारा क्या कर लिया जाता, समझौता कर लिया जाता। बिस्मार्क के द्वारा समझौता करते हुए जो ये बात कही जाती है, नेपोलियन तृतीय क्या होता है, फ्रांस का सम्राट होता है और उसको जो समझौता करते हुए एक मौखिक आश्वासन दे दिया जाता है कि अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया में युद्ध होता है और उस समय जो फ्रांस क्या रहता है, तटस्थ रहता है, ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध नहीं लड़ता है, तो अगर युद्ध के पश्चात जो प्रशा की विजय होती है तो प्रशा क्या करेगा, नेपोलियन जो तृतीय को जो बेल्जियम का कुछ प्रदेश है और राइन नदी का जो क्षेत्र किसको दे देगा, फ्रांस को दे देगा। ये मौखिक आश्वासन देता है, न कि लिखित। इस तरीके से जो फ्रांस को भी क्या कर दिया जाता है, उसके द्वारा ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया जाता है। और उसके अलावा बात की जाए इटली के साथ भी समझौता कर लिया जाता है। इटली के एकीकरण में भी जो बात की जाए ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी समस्या थी और इटली और जर्मनी का जो बात की जाए तो ये ऑस्ट्रिया ही सबसे बड़ा शत्रु रहता है। इटली के साथ भी समझौता कर लिया जाता है कि अगर प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध होता है उस दौरान जो इटली अगर प्रशा का साथ देता है तो इटली को यह जो ऑस्ट्रिया से वो उसके क्षेत्र को वापस दिला देगा। कौन से जो वेनेशिया के प्रदेश है ये इटली को दिला देगा। ये समझौता भी इनके बीच में हो जाता है। इस तरीके से जो बात की जाए विदेशियों से उसके द्वारा क्या कर ली जाती है, संधि कर ली जाती है और ऑस्ट्रिया को जो अकेला कर दिया जाता है। राजनीतिक रूप से जो कूटनीतिक रूप से एक जाल उसके द्वारा बिछाया जाता है और इसी दौरान जो बात की जाए जर्मनी के एकीकरण की ओर अग्रसर होता है। मुख्यतः जर्मनी के एकीकरण में 3 मुख्य युद्ध होते हैं, यानी कि 3 चरणों के द्वारा ही जो इसका एकीकरण पूर्ण होता है, जिसके तहत हम पढ़ेंगे। 1864 ईस्वी में जो डेनमार्क के साथ युद्ध प्रशा के द्वारा किया जाता है। 1866 ईस्वी में जो सेडोवो का युद्ध होता है, ये सेडोवो का युद्ध किसके साथ होता है, ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य होता है। और ये 1870 ईस्वी जो सीडान का अंतिम युद्ध होता है, ये प्रशा और फ्रांस के मध्य होता है। इसी इन युद्धों के पश्चात जो क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। तो विद्यार्थियों बात की जाए तो आज की क्लास में हमने जो बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति के बारे में जानकारी हासिल की है। बिस्मार्क की रक्त और लोहे की नीति का बारे में समझा। मूलतः अगर बात की जाए साधारण भाषा में अगर बात करें हम तो बिस्मार्क के द्वारा ये कहा गया था कि जो वर्तमान समय की जो उसके द्वारा स्टेटमेंट के तहत भी कहा जाता है कि यूरोप की जो समस्याएं हैं उनको युद्धों के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है, प्रस्तावों और भाषणों के माध्यम से नहीं सुलझाया जाता है। यानी कि बातों से कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब है युद्ध और लड़ाई के द्वारा इन समस्याओं का समाधान होगा। और उसी दौरान जो बिस्मार्क के द्वारा जो प्रशा की सैनिक शक्ति का पुनर्गठन करते हुए और ऑस्ट्रिया को जो हम बात करेंगे युद्ध में पराजित करते हुए उसके द्वारा क्या किया जाता है, जर्मनी का एकीकरण किया जाता है। और इस एकीकरण के दौरान जो कूटनीतिक रूप से उसको अलग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसके द्वारा फ्रांस के साथ है, रूस के साथ है और इटली के साथ मित्रता स्थापित कर ली जाती है और ऑस्ट्रिया को अकेला कर दिया जाता है। और जिसके तहत जो प्रशा के द्वारा जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है उसी दौरान ऑस्ट्रिया को पराजित करते हुए उसके द्वारा जो जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया जाता है। और जर्मनी के एकीकरण को 3 चरणों में यानी पूर्ण किया जाता है कि मूलतः जो जर्मनी के एकीकरण के दौरान 3 युद्ध मुख्यतः होते हैं जिन युद्धों के पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो पाता है। एक तो पहला युद्ध जो डेनमार्क के साथ होता है 1864, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके पश्चात 1866 इसमें सेडोवो का युद्ध होता है, ये किसके मध्य होता है, प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य, प्रशा और ऑस्ट्रिया के मध्य होता है। और उसके अलावा जो अंतिम युद्ध होता है जिसके पश्चात जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है, ये सिद्धांत का युद्ध होता है प्रशा और फ्रांस के मध्य।
और इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण जो बिस्मार्क के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है। अब निरंतर आगे की क्लासों में ये तीनों युद्धों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और भी किसी तरह की जो दिन अध्यापन से संबंधित आपकी राय और सुझाव वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।